हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मा किसी क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा राष्ट्रीय आय। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हमारा राष्ट्रीय आय क्या होता है। ये हमारा इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर आपको देखा जाए इकोनॉमिक्स यानी एक होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता पूछेगा तो चाणक्य या कौटिल्य वाले हैं राष्ट्रीय आय। देखिए, हमारा ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय। समझे पहले राष्ट्रीय आय हमारा क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय जिस तरह आप देखते हैं, एक हमारा घर का आय, तो हमारा हो गया गृह आय यानी आय, घर का आय। हम यहाँ बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब अगर समझ जाएंगे कि हमारा जो है पूरे देश के आधार पर, यानी पूरे देश के आधार पर हमारे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा रहा है। सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। विश्व में अगर किया जाए तो एडम स्मिथ के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। लेकिन हमारा पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आय। तो भारत का राष्ट्रीय आय से क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रीय आय हमारा किए थे दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट आता है कि दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखे थे, और इस ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक में 1867 में इन्होंने पुस्तक का प्रतिपादन किया था। इनका बहुत इंपोर्टेंट आता है ड्रैगन थ्योरी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। और यही दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वृद्धा व्यक्ति किसे कहा जाता है, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। जबकि अगर पूछेगा कि हमारा जो राष्ट्रीय आय का आकलन विश्व में सबसे पहले कौन किया था, तो एडम स्मिथ ने किया था। अगर भारत का पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी कब किए थे, 1867-68 में। ये पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा जिक्र किया था। कौन, ये हमारे दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी गरीबी और बेरोजगारी का जिक्र किया था। और यही दादा भाई नौरोजी हमारे कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष भी थे। जो हमारा कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 में, तो ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, भूपेश चंद्र बनर्जी। जबकि हमारा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है, अगर ये हमारा 1867 में बताए थे कि एक व्यक्ति का प्रति जो आय होता है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। क्या है, 20 रुपया है। लेकिन अगर पूछेगा सबसे अधिक किस व्यक्ति का, किस राज्य का सबसे अधिक क्या है, ज्यादा इनकम है, तो हमारे भारत का एक गोवा राज्य है कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति या किस राज्य का है, गोवा का। सबसे कम पूछेगा तो हमारा हो जाएगा बिहार। याद रखेंगे, गोवा और हमारा जो है एक राज्य है सिक्किम। गोवा एक और सिक्किम राज्य जो है कि यहाँ पर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बैंक नहीं है। इसका नहीं है, गोवा और सिक्किम। और गोवा बता देते हैं भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे टूर प्लान है। और यही गोवा जो है, अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या कितना है गोवा में, तो 2 है। लेकिन हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता कौन है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है CSO। इसे कहा जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि इसका स्थापना किया गया था 1 मई 1951 में। कब किया गया था, आता है केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा CSO के द्वारा किया जाता है। इसका हिंदी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये हमारा जो है एक प्रकार का जो है सेंट्रल सरकार का संगठन है। जबकि ये हमारा जो है CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय होता क्या है, तो देखिए समझेंगे। इसमें पहले हम समझेंगे GDP। लेकिन एक बात समझेंगे पहले, जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ, यानी जो है स्वतंत्र भारत का
राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा जो है स्वतंत्र भारत जब हुआ तो हमारा 4 अगस्त 1949 को 4 अगस्त 1949 को एक जो है इनका नाम बना गया पीसी महालोनबिस। याद रखेंगे पीसी महालोनबिस, पीसी महालोनबिस। और पीसी महालोनबिस पर क्या था? ये हमारे जो स्वतंत्र भारत के क्या थे? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हम फिर से रिकॉल करते हैं। राष्ट्रीय आय वह जो हमारा किसी देश के अंतर हमारा मतलब देश का राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम कहा जाता है। तो सबसे पहले किसने किया था विश्व में? तो एडम स्मिथ ने किया था। भारत में दादा भाई नौरोजी 1867 में इन्होंने बताया था एक व्यक्ति का प्रति आय कितना? 20 रुपया है। लेकिन भारत का सबसे प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? गोवा का। गोवा में कितना लोकसभा सीट है? तो 1 है। और गोवा हमारे जो है और सबसे कम बिहार। और गोवा और सिक्किम एकमात्र जो है कोई भी ग्रामीण क्षेत्र बैंक नहीं है। जबकि अगर पूछेगा भारत का सबसे पहला ग्रामीण बैंक तो नबार्ड था। ठीक है, जो कि हमारे 1975 में स्थापना किया गया था। और नबार्ड, और ये पता है आपको भारत में कुल कितने ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है? तो जिनको पता है कमेंट जरूर करेंगे। इसका था 196। तो हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन देखिए, याद रखिएगा एनएसएस नाम आता है। एनएसएस का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एनएसएस बहुत बार क्वेश्चन आता है एनएसएस का स्थापना। चलिए तो आगे। राष्ट्रीय आय में किन किन चीजों का योगदान होता है? देखिए, योगदान होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा हमने ये पेन खरीदा या मार्कर, तो आपने कहाँ से खरीदा? तो मार्केट से खरीदा। देखिए, हम बताते हैं राष्ट्रीय आय का योगदान। देखिए, राष्ट्रीय आय में 3 चीज का योगदान होना बहुत जरूरी है। एक आपका है प्राइमरी क्षेत्र। क्या है? प्राइमरी क्षेत्र, जिसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद हमारा है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद हमारा है तृतीयक क्षेत्र। याद रखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछेगा कि हमारा जो है राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अगर पूछेगा भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक योगदान किसका है? देखिए, जब हमसे पूछेगा कि हमारा जो है पंचवर्षीय योजना के अनुसार, पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो हमारा 5 ईयर प्लान था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब चलाया गया था 1951 में, तो सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय आय का सबसे ज्यादा योगदान किसका था? प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का। जब हमारा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक योगदान किसका था? जब हमारा पंचवर्षीय योजना जब चलाया गया था, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जो था हमारा, जब 1951 में चलाया गया था, तो सबसे अधिक योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र। पहले समझेंगे प्राइमरी क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। ये अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स या राष्ट्रीय आय समझ में आ गया। ठीक है, प्राइमरी समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो वह चीज जो कि हमारा प्राकृतिक से क्या हो, प्राकृतिक से हमारा क्या हो, निर्माण हो। प्राकृतिक से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आएंगे खेती, कृषि, सिंचाई, वन, खनन, मछली पालन। मतलब जिसमें प्राकृतिक भगवान का रोल हो, उससे वह क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र खेती, प्राइमरी, सिंचाई, वन, पशुपालन जिसमें प्रकृति का योगदान हो, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखेंगे। तो हमारा जब राष्ट्रीय आय का जब हमारा सबसे पहला, आपको पता था भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो है उस समय 90% लोग कृषि पर ही आश्रित रहते थे। और आपको पता है कि हमारा जो है पहले जो हमारा सिंचाई होता था कुआं और नलकूप के द्वारा होता था, लेकिन वर्तमान में सिंचाई करने का एकमात्र साधन है ओनली नहर। क्या है? नहर है। तो हमारा प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत अगर वर्तमान में पूछेगा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में किसका योगदान है, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, तो हम मारेंगे तृतीयक क्षेत्र में। अब देखेंगे, जबकि हमारा था
तो हमारा आ जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी क्षेत्र में क्या क्या अंतर आता है? खेती, कृषि, सिंचाई, वन, खनन, मछली पालन, पशु पालन और जितने भी हो प्राकृतिक से संबंधित एग्जाम्पल भी बहुत सारा बार पूछता है कि प्राइमरी का समझाइए। ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र। देखिए आपको पता है कि हमारा प्रथम पंचवर्षीय जो योजना चलाया गया था उसमें सबसे ज्यादा योगदान कृषि के क्षेत्र में दिया गया था, आपको पता है, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में आपको हमारा पता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, ठीक है। और ये हमारा 66-67 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा चलाया गया था, मतलब खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना। जबकि अगर आपसे पूछेगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा आपका, एक आता है निर्माण और एक हमारा आता है विनिर्माण। देखिए देखेंगे दोनों में क्या अंतर है, निर्माण और विनिर्माण। अगर देखते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल का पार्ट पुर्जा कहाँ बनता है? तो कहीं पार्ट ये अलग, टायर अलग बनता है, आपका जो है पेट्रोल अलग, कहीं मतलब ये ब्रेक अलग बना, टायर अलग बना, ट्यूब अलग बना। ये हमारा जो अगर सभी को बनाकर एक कंपनी में निर्माण होता है तो उसे कहते हैं क्या? हमारा निर्माण। विनिर्माण रिकंस्ट्रक्शन, निर्माण कंस्ट्रक्शन, ढेर को पार्ट पुर्जों को मिलाकर एक वह वस्तु का निर्माण होता है, उसे कहते हैं। देखते हैं मोटरसाइकिल में बहुत सा पार्ट पुर्जा लगा रहता है। आपका मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में बहुत सारा जो ट्रैक्टर देखते हैं, रेलगाड़ी देखते हैं, यहाँ बनता है आपका वो, मतलब बहुत सा जो है। तो ये इसके अंतर्गत उद्योग आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्योग किसके अंतर्गत आता है? तो निर्माण और विनिर्माण। देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड अगर आपका जो बना कंपनी में, कल कारखानों में बनता है, उसे निर्माण और विनिर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत दो ही, जितने भी कंपनी कारखानों, मतलब देख लीजिए ये हमारा घड़ी है, तो घड़ी कहीं बना तो ये हमारा निर्माण। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। चलिए हमारा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र बहुत जरूरी है क्योंकि विकसित देश के लिए, ध्यान सुनेंगे, विकसित देश के लिए तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जापान अगर है, आज जापान विकसित है, ऑस्ट्रेलिया विकसित है, चीन विकसित है, अमेरिका विकसित है। देखिए एक होता है, हम बता देते हैं अर्ध विकसित, एक हमारा विकासशील, एक हमारा होता है विकसित। अर्ध विकसित अनडेवलप्ड, यानी पूरी तरह डेवलप नहीं हो गया। विकासशील, भारत निरंतर क्या है? विकसित है, विकासशील है, अर्ध विकसित है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताएंगे। देखिए भारत जो है अभी विकासशील, प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी डेवलपिंग कर रहा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग है, यानी भारत है, विकसित है, विकासशील है, अर्ध विकसित है। तो जो है भारत अभी क्या है? विकासशील है, विकास की सीमा पर, मतलब विकास करने को प्रोसेस में लगा हुआ। क्योंकि जब तक अभी विकासशील नहीं, विकसित नहीं बन जाता, अभी लगभग 20 साल 30 साल समय लग सकता है और कम भी लग सकता है विकसित होने में। विकसित देश के अंतर्गत आएगा कौन कौन? हमारा आएगा चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब जो है विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आपका देखेंगे जिसका सेवा कर, अब याद रखेंगे सेवा जो है, और हम बता देते हैं विकासशील, यानी हमारा भी क्या है? भारत विकासशील है। अर्ध विकास, हम लोग जब भारत अंग्रेज से गुलाम था उस समय हमारे अर्ध विकास विकसित है, ठीक है। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सबसे ज्यादा सेवा। नाम रखेंगे, अगर आप किसी को क्वेश्चन आया हुआ कि अगर आप किसी को डिलीवरी पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। सांसद किसके अंतर्गत आएगा? प्रशासन, बैंकिंग, मुद्रा, रुपया, LIC, GIC, ये सब संबंधित, मुद्रा प्रणाली, संचार, कम्युनिकेशन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र राष्ट्रीय आय में, करंट में राष्ट्रीय आय का सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्यों? परिवहन किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में। स्कूल, अगर स्कूल बन रहा है तो समझिए निर्माण विनिर्माण है। अगर स्कूल में टीचर पढ़ाने गए
तो समझिए तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पर बुक करते हैं तो आपके पास मोबाइल आ जाता है, वो सेवा दे रहा है। अगर आप देखिए, मान लीजिए अगर आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए बिजली उत्पादन क्या हो गया, विनिर्माण हो गया, लेकिन बिजली अगर आपको घर में मिल रहा है तो हो जाएगा सेवा। थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा, डीएम का पोस्ट सेवा कर रहा है, प्रशासन हो गया। सांसद हमारा कानून बनाता है, ये हमारा प्रशासन का काम करता है, ये हमारा हमको जनता को सेवा करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के हमारा। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, प्राइमरी। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आय का वर्तमान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का। आप लोग ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए अगर आपका अभी कोई कंपनी है, ठीक, कंपनी में बहुत सारे वस्तु का निर्माण हुआ। अब मोबाइल या किसी समान वस्तु का निर्माण हुआ, वस्तु कहाँ आएगा, पूरे भारत में फैलेगा, और फैलाने का काम कौन करेगा, गाड़ी। और गाड़ी अगर आ रहा है तो समझिए क्या है, परिवहन, तो सेवा दे रहा है। परिवहन के साथ साथ क्या आ रहा है, संचार कर रहा है, तो कम्युनिकेशन का योगदान है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय तो हमारा प्राइमरी क्षेत्र कहेगा पशुपालन। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, मछली पालन के अध्ययन को एपीकल्चर भी कहा जाता है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। तो मछली पालन, ठीक है, खेती, कृषि, सिंचाई, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक, यानी प्राकृतिक से संबंधित प्राथमिक। द्वितीय निर्माण विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए तृतीय हमने बता दिया कि किसी से संबंधित एग्जाम्पल। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लेक्चर। और लेक्चर आपका क्लियर है, सब कुछ आपका क्लियर, नो टेंशन। अब देखिए अंदर आता है हमारा जीडीपी, याद रखेंगे जीडीपी आता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। एक आता है हमारा एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी, और आता है एनडीपी क्या है, ठीक है। अगर समझेंगे जीडीपी किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम एवं वस्तु के बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। समझेंगे, किसी निश्चित वित्तीय वर्ष क्या है, किसी निश्चित वित्तीय वर्ष आया है तो वित्तीय वर्ष को समझेंगे। वित्तीय वर्ष होता क्या है, अगर भारत का वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो 1 अप्रैल से शुरुआत होता है 31 मार्च तक। 31, अगर मान लीजिए हमारा भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से शुरुआत हुआ तो 31 मार्च 2021 तक चलेगा। ठीक है, उसी को कहा जाता है, हमारा क्वेश्चन में आता है भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक चलता है। एक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चलता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा आरबीआई का लेखा वर्ष कब होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। याद रखेंगे, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, आगामी आने वाला वर्ष। ठीक है, वर्तमान जो चल रहा है उसको आने वाला वर्ष। तो किसी निश्चित वित्तीय वर्ष, तो हमारा एक आया वित्तीय वर्ष, देश के दौरान देश के भौगोलिक सीमा, इस तरह मान लीजिए हमारा ये हमारा भौगोलिक सीमा हो गया, जो भूगोल का सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये हमारा होता है ना सुबह 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारा क्या भूगोल का सीमा है। यानी भारत के सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष, समझेंगे, किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, यानी इसके अंदर उत्पादित अंतिम एवं वस्तु के बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहा जाता है। देखिए जीडीपी का मतलब, अगर आपसे पूछेगा कि हमने एक मोबाइल को तैयार किया, ठीक है, इस मोबाइल को तैयार किया, अब इस मोबाइल का दाम हमने खरीदा 10,000 रुपया में, कितना खरीदा, 10,000 रुपया में। लेकिन अगर आपने 10,000 में खरीदा, अब अगर इसको कल जाकर बेचेगा तो 10,000 में क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा। अब अगर इसमें जो कमी आता है, अगर आप 10,000 में आपको क्या था, खरीदे थे, लेकिन वो 10,000 में जो बिका था उसको क्या कहेंगे, तो ये हमारा वित्तीय वर्ष एक चीज का हम वस्तु निकाल, लेकिन पूरा देश के अंदर जब निकलता है किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहा जाता है। अगर हम बाजार मूल्य को
अंतिम मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, बाजार मूल्य को अंतिम मूल्य भी कहा जाता है। अगर ये हमने आपको अगर एक आता है, देखिए ह्रास मूल्य, याद रखेंगे ह्रास मूल्य किसे कहते हैं, ह्रास मूल्य क्या होता है। देखिए हमारा जो है ह्रास मूल्य, जब ह्रास मूल्य मतलब होता है, ये समझेंगे ह्रास का मतलब क्या होता है। ये मोबाइल आपने खरीदा 10,000 में, ठीक, अब इस मोबाइल को आपने कल जाकर खरीदा 10,000 में, बिकेगा कितना में, 10,000 में बिकेगा, नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि इसका 2,000 3,000 दाम क्या होगा। जैसे ही मार्केट से बाजार में आप घर लाए उसका दाम हो जाता है क्या, घट जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है ह्रास मूल्य जो हुआ 10,000 में, आपने 2,000 जो नुकसान हुआ, अब जो 2,000 नुकसान हुआ कितना बच गया, तो बच गया हमारा 8,000 रुपया। तो जीडीपी में जब ह्रास मूल्य को घटाया जाता है, जीडीपी माइनस हमारा ह्रास मूल्य, जीडीपी माइनस हमारा ह्रास मूल्य, तो निकल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। जब हमारा जीडीपी से ह्रास मूल्य को घटाया जाता है तो निकल जाता है एनडीपी, याद रखेंगे। तो हमारा जब जीडीपी हमारा जो था, तो जीडीपी हमारा 10,000 जो था इसका दाम, तो 2,000 रुपये माइनस हो गया, ह्रास मूल्य जो हुआ, तो हमारा 8,000 जो निकला हमारा निकला एनडीपी, याद रखेंगे। तो जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर हो गया, तो जीडीपी जो हमारा था कि हमारा जो है अंतिम मूल्य को ही जीडीपी भी कह सकते हैं, और जब हमारा जीडीपी में जो ह्रास जो हमारा नुकसान हुआ तो उसे कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम जो है एनएनपी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। याद रखेंगे, इसको वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर बताएं, क्योंकि ये हमारा जो है इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार देख रहे वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसका हम अगले पार्ट में चलेंगे, पार्ट 2 को लेकर। चलिए आपका दिन शुभ।